हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं नबील और आप देख रहे हैं साइकोलॉजी इन्फो हिंदी। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन करें। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं NCERT क्लास 11वीं की साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि ये चैप्टर 1 है तो यहाँ बेसिकली साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन होगा। तो सबसे पहले बात आती है कि साइकोलॉजी क्या है, हम यहाँ क्या पढ़ते हैं। दोस्तों, साइकोलॉजी शब्द मिलके बना है दो ग्रीक वर्ड से, पहला साइकी और दूसरा लोगोस। साइकी का मीनिंग है सोल और लोगोस का मीनिंग है सब्जेक्ट की स्टडी। तो पहले इसे सोल की स्टडी कहा जाता था, फिर बाद में इसको थोड़ा और प्योरीफाई किया गया। अब साइकी से मीनिंग था माइंड और लोगोस से साइंस, यानी कि साइंस ऑफ माइंड। तो दोस्तों, अब साइकोलॉजी का मीनिंग हो गया था साइंस ऑफ माइंड। दोस्तों, यहाँ से हमारी पहली डेफिनेशन निकल कर आई। साइकोलॉजी एक साइंस है जो अलग अलग सिचुएशंस में मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस और बिहेवियर की स्टडी करती है। एक बार फिर डेफिनेशन ध्यान से सुने। साइकोलॉजी एक साइंस है जो अलग अलग सिचुएशंस में मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस और बिहेवियर की स्टडी करती है। अब यहाँ हम डेफिनेशन के वर्ड्स को तोड़ के समझेंगे। यहाँ पहला वर्ड यूज हुआ है साइंस। दोस्तों, अब साइंस क्यों है? क्योंकि यहाँ बायोलॉजी और सोशल साइंस के मेथड्स यूज होते हैं डाटा को सिस्टमेटिकली कलेक्ट करने के लिए। चलो इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। साइकोलॉजी में हमको ब्रेन भी स्टडी करना होता है और ब्रेन की स्टडी कहाँ आएगी? न्यूरोलॉजी में, और न्यूरोलॉजी पार्ट है बायोलॉजी का। साइकोलॉजी में बहुत सारी रिसर्च दोस्तों ऐसी हैं जहां हमको MRI या पेट स्कैन यूज़ करना पड़ता है। अब बात करते हैं सोशल साइंस के कौन से मेथड यूज़ होते हैं। यहाँ यूज़ होता है सर्वे, टेलीफोन इंटरव्यू, सिंपल टू सिंपल इंटरव्यू। ये सब डाटा कलेक्शंस के टूल हैं सोशल साइंस में। अब बात करते हैं मेंटल प्रोसेस की। दोस्तों, मेंटल प्रोसेस कोई विजिबल चीज़ नहीं है, जैसा कि इसके नाम में ही है प्रोसेस। चलो हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको नंबर्स को ऐड करना है, जैसे 1 + 2 + 3। तो यहाँ पे इसका आंसर है 6। तो ये पूरी प्रोसेस जो हुई ये है मेंटल प्रोसेस। हम मेंटल प्रोसेस को ना तो देख सकते हैं, पर जब ये होती है हम इसका रिफ्लेक्शन ब्रेन एक्टिविटी में देख सकते हैं। जैसे अगर मैं आपका पेट स्कैन स्टार्ट करूं और आपको 1 + 2 + 3 ऐड करने को बोलूं, तो मुझे इस प्रोसेस में ब्रेन में एक्टिविटी शो होगी। दोस्तों, अब इस डेफिनेशन में वर्ड यूज़ हुआ है एक्सपीरियंस। दोस्तों, एक्सपीरियंस ऑलवेज सब्जेक्टिव होते हैं। सब्जेक्टिव का मीनिंग है एक सेम चीज़ के साथ सबका अपना अलग अनुभव होना। सबने उसे अलग अलग तरह से समझा है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, इस पर्सन का हैंड फ्रैक्चर हुआ, तो अब यहाँ पर इसको कितना पेन हो रहा है ये आप या मैं नहीं समझ सकते, वो बस उसको ही पता है। अब यहाँ दूसरा एग्जाम्पल है मेडिटेशन का। अब जब कोई मेडिटेशन करता है उसको क्या एक्सपीरियंस हुआ बस वही बता सकता है। दोस्तों, एक्सपीरियंस भी दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट और दूसरा हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यहाँ पर हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट से मतलब है हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम खुश हैं, दुखी हैं, गुस्सा हैं, ये सब। यहाँ हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मतलब है बाहर कैसा माहौल है, घर में हैं, बाहर हैं, सर्दी है, गर्मी है, ये सब। चलो अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले इंटरनल एनवायरनमेंट का
एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मेरा मूड ऑफ है और मुझे बहुत टेस्टी शाही पनीर की सब्ज़ी दी जाए। मेरा एक्सपीरियंस क्या होगा? मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। अब दोस्तों, अब हम इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं और ये जो है, अब की बार मेरा मूड कैसा है? अच्छा। और वही शाही पनीर मुझे दी जाए, मुझे वो बहुत टेस्टी लगेगी। यहाँ शाही पनीर वही है, पर मेरा इंटरनल इन्वायरमेंट की वजह से दोनों बार मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की। यहाँ पे इस बार पर्सन का इंटरनल एनवायरनमेंट सेम होगा, बस बाहर की सिचुएशन चेंज कर देंगे। सबसे पहले ऊपर वाली सिचुएशन में सपोज ये मैं हूँ और मुझे मार्केट में कुछ लेने भेज दिया, बट सपोज वहाँ इतनी भीड़ है कि मुझे बैड फील हुआ और गुस्सा आया। अब नीचे वाली सिचुएशन में देखते हैं। यहाँ पर मुझे एक रॉक कॉन्सर्ट में भेज दिया, वहाँ पर भी भीड़ सेम यही है, मगर वहाँ पार्टी चल रही है। सो अब भीड़ यहाँ भी इतनी है जहाँ मार्केट में थी, यानी नंबर ऑफ लोग सेम ही हैं, मगर यहाँ पर मुझे गुड फील हो रहा है। तो यहाँ दोनों जगह मेरा एक्सपीरियंस अलग है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के वजह से। अब बात करते हैं बिहेवियर की। बिहेवियर का मतलब है हमारे द्वारा किए गए रिस्पॉन्स या रिएक्शंस। बिहेवियर दोस्तों दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट, ओवर्ट बिहेवियर, मतलब ऐसा बिहेवियर इसको हम देख सकते हैं, जैसे डांसिंग, सिंगिंग, वॉकिंग। दूसरा है ओवर्ट बिहेवियर, जैसे जो कवर है, यानी उसको हम देख नहीं सकते, जैसे डर लगने पर हार्ट बीट बहुत तेज हो जाना। दूसरा, या घबराहट से पैरों का कांपना। दोस्तों, जनरली हम बिहेवियर में ऑब्जर्वेबल बिहेवियर लेते हैं, बट यहाँ एनसीईआरटी में दो बताए हैं, तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब बात आती है साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं या क्या करना चाहते हैं। यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा माइंड कैसे वर्क करता है और किस तरह डिफरेंट मेंटल प्रोसेस डिफरेंट बिहेवियर की तरफ ले जाती है। मगर यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, वो है हमारी बायसनेस। माइंड और बिहेवियर को समझने में बायसनेस का मीनिंग होता है प्री कंसीव्ड नोशन, यानी कि पहले से ही किसी चीज़ का पॉज सोच लेना, यानी ऑब्जेक्टिविटी पर ध्यान ना देना। चलो हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये लेफ्ट साइड वाला स्टूडेंट अपनी क्लास में फर्स्ट आया, तो अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए बाकी तीन लोगों की अलग अलग बायस है। पहला बोलता है कि ज़रूर पेपर इजी आया होगा। दूसरा बोलता है ये इंटेलिजेंट होगा। तीसरा अब बोलता है अरे भाई यहाँ तो इसने चीटिंग की होगी। तो पहले ही अपने मन में सोच लेना होता है बायस। दोस्तों, अब साइकोलॉजिस्ट बायसनेस से बचने के लिए अपने एनालिसिस को साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव रखते हैं। साइंटिफिक का मतलब है स्टेप बाय स्टेप एक्सपेरिमेंट होंगे, तब कुछ रिजल्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा। और दोस्तों, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है वो चीज़ जो हम सबके लिए ही एक जैसी है। जैसे मेरी स्लाइड का रंग ब्लैक है, तो ये आपके लिए भी ब्लैक है और मेरे लिए भी ब्लैक है। दोस्तों, अब बात आती है एक फैक्ट की, ये एनसीईआरटी में दिया है। विलियम वुंड ने 1879 में फर्स्ट साइकोलॉजी लैब बनाई। कहाँ बनाई? लिप्जिग में। लिप्जिग एक प्लेस है जर्मनी में, और विलियम वुंड को ही हम फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी बोलते हैं। दोस्तों, अब ऐसा क्यों? चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों, साइकोलॉजी तो बहुत पुरानी है, बट हम इसकी एग्जैक्ट समय नहीं बता सकते, और किसने इसकी शुरुआत की होगी वो भी नहीं। पर साइकोलॉजी को एज आ साइंस की तरफ बढ़ाने का पहला कदम विलियम वुंड ने लिया था, एक लैब बनाकर। सो दोस्तों, इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी बोला जाता है। दोस्तों, अब जब साइंस की तरफ साइकोलॉजी को बढ़ाया गया, तो डिबेट स्टार्ट हुई
लड़ाइयाँ शुरू हुई कि ये साइंस है या सोशल साइंस। अब जो लोग इसको साइंस बोलते हैं, जो लोग इसको साइंस बोलते हैं, उन्होंने अपनी बात रखी कि साइंस हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल फॉलो करती है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग अगर आपके पास किसी चीज़ को समझाने के लिए थ्योरी है और वो थ्योरी एम्पिरिकल एविडेंसेस से टेस्ट हो सकती है तो वो साइंस है। चलो अब इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज हमारी थ्योरी है कि धरती गोल है। अब बात आई आपको कैसे पता कि धरती गोल है। सो दोस्तों अब थ्योरी का टेस्ट होगा, सबूत दो, एविडेंस दो। सो दोस्तों एविडेंट, तो जब सबूत की बात आई तो हमने कहा आप समुद्र में नाव लेके बोटिंग पे जाओ और आप जहाँ से चले हो वहीं घूमकर वापस आ जाओगे, जहाँ से निकले थे वहीं घूमकर वापस आ जाओगे। तो यहाँ पर हमारी थ्योरी टेस्ट हो गई, मतलब साइकोलॉजी साइंस है। दोस्तों अब बारी आई साइकोलॉजी को सोशल साइंस बोलने वालों की। तो फिर उन्होंने कहा साइकोलॉजी सोशल साइंस है क्योंकि यह ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, वो भी उनकी सोशल सिचुएशंस में, और ह्यूमन बिहेवियर पर उसके कल्चर का, उसकी सोसाइटी का बहुत इम्पैक्ट होता है। जैसे केदारनाथ में जब बाढ़ आई थी तो कुछ लोगों की हेल्प कर रहे थे और कुछ लोग उनको लूट रहे थे। सो अब ऐसा क्यों? ये सब सोसाइटी और कल्चर का इम्पैक्ट था। चलो अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक पर्सन है जो बस स्टैंड पर खड़ा है, वहाँ बहुत कूड़ा फैला देता है, कुछ भी यहाँ वहाँ फेंक देता है। पर यही पर्सन जब मेट्रो स्टेशन में होता है बिल्कुल गंदगी नहीं फैलाता। सो अब ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों में सोशल सिचुएशन डिफरेंट है। दोस्तों अब हम जानेंगे माइंड और बिहेवियर में क्या कनेक्शंस हैं। दोस्तों यहाँ मैं बार बार ब्रेन वर्ड यूज करूँगा क्योंकि बिहेवियर को कंट्रोल ब्रेन करता है। तो सबसे पहले आता है ब्रेन एक ऑब्जर्वेबल पार्ट है। हाँ, मतलब हम इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, जबकि माइंड को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। माइंड का मीनिंग है मन। ब्रेन एक हार्डवेयर है और मन एक सॉफ्टवेयर, दोनों एक दूसरे के बिना बेकार हैं। पहले लोग सोचते थे कि माइंड और ब्रेन दोनों एकदम अलग हैं, मगर ऐसा नहीं है। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज किसी पर्सन का ऐसा एक्सीडेंट होता है कि वो ब्रेन डेड हो जाता है। क्या वो इंसान मतलब क्या वो वाले पर्सन का माइंड एकदम ठीक काम करेगा? नहीं दोस्तों, क्योंकि जैसे ही ब्रेन को चोट लगी माइंड भी ब्रेन से कनेक्टेड था, तो माइंड में भी उसका इम्पैक्ट साफ साफ हुआ। तो दोनों माइंड और ब्रेन आपस में कनेक्टेड हैं। चलो अब लड़ाई करवाते हैं साइकोलॉजी और साइंस की सॉरी। सो दोस्तों अब लड़ाई होगी साइकोलॉजी और कॉमन सेंस। दोस्तों 1975 में डवेक नाम की साइकोलॉजिस्ट ने एक स्टडी कंडक्ट की। वो ऐसे बच्चों की हेल्प करना चाहती थी जो बहुत जल्दी गिव अप कर देते थे। तो यहाँ वे कैसे हेल्प करें? कॉमन सेंस कहता है कि ऐसे बच्चों को इजी क्वेश्चन दिए जाएं जिनसे कि इनमें कॉन्फिडेंस आए और फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दिए जाएं। तो स्टडी स्टार्ट हुई। बच्चों को 2 ग्रुप में बांट दिया गया और 25 दिन तक इनकी ट्रेनिंग हुई। ग्रुप 1 को मैथ्स के बस इजी क्वेश्चन दिए गए और जब वो उसको कर लेते तो उनको शाबाशी मिलती। ग्रुप 2 को इजी और डिफ़िकल्ट दोनों क्वेश्चन दिए गए और जब वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं कर पाते तो उनसे कहा जाता कि तुम लोगों ने उतना हार्ड वर्क नहीं किया। अब 25 दिन बाद दोनों ग्रुप्स का टेस्ट हुआ तो वहाँ का रिजल्ट कॉमन सेंस से एकदम डिफरेंट आया। ग्रुप 1 को जब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मिलते तो वो बहुत जल्दी हार मान लेते। ग्रुप 2 जबकि फेलियर को ऐसे देखता कि उसने अलग कि वहाँ पर उन्होंने उतना हार्डवर्क नहीं किया और हार नहीं मानते। सो दोस्तों यहाँ वीडियो को ख़त्म करते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, यानी इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।